स्टूडेंट्स ब्रेक से वापस आ गए। चाहे स्टूडेंट्स अगर ब्रेक से वापस ना आए तो आ जाए। थोड़ा वायु का जो ट्रैफिक है ब्रेक जस्ट ग्रेन यूनिट को सुबह हमने जैसे डिस्कस किया था यूनोवेगन, तो कल भी हमने यहाँ पे इस तरह का एक चार्ट बनाया था और उसके अंदर ब्रेन की डिविजन्स को डिस्कस किया था। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे बड़ा हिस्सा, प्रोमिनेंट पार्ट, ऑब्वियस पार्ट, नुमाया पार्ट, क्लियर रीजन जो वो होता है फोर ब्रेन होता है। मिड ब्रेन जस्ट एक छोटा सा एक रीजन होता है जो फोर और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग रीजन जो है मिडिल पोजीशन, मिडिल पे है। हाइंड ब्रेन बिल्कुल लास्ट में आखिर में स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्ट होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो थोड़ी सी वाइडर और स्वेलिंग वाला हिस्सा होता है जिसे बोन्स कहते हैं। बैक साइड पे कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसका नेम है सेरिबेलम। तो ये तीन पार्ट जो है ये हाइंड ब्रेन के, मिड ब्रेन की कोई डिवीजन नहीं है। फोर ब्रेन जो होता है उसके अंदर, अब फोर ब्रेन तो सबसे बड़ा है और वाज़ह क्लियर नजर आता है। उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्यूलेनसेफेलोन के अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन है या जो पार्ट है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम होता है। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। Both the cerebral hemispheres are connected and coordinated by corpus callosum. Corpus callosum दोनों ब्रेन की, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर की राइट और लेफ्ट को आपस में कनेक्ट भी करता है और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज के बारे में बताता भी है, कोऑर्डिनेट भी करता है। वो कार्पस कैलोसम पार्ट होता है। जैसे कुछ नर्वस टिश्यू पे बैंड होते हैं एक्सॉन के और ऐसे टिश्यू बनता है, उससे कहते हैं कार्पस कैलोसम दैट कोऑर्डिनेट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। डाइंसेफेलोन है, उसके अंदर एक थैलेमस पार्ट होता है, दूसरा लिम्बिक सिस्टम है। थैलेमस के अंदर जैसे जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो सब पहले थैलेमस में आती है और उसके बाद आगे कहां तक जानी है, सेरिब्रम के कौन से रीजन तक जानी है, उसकी जो सॉर्ट आउट करना, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग करना, ये सारा काम जो होता है थैलेमस का होता है। डिटेल में भी आते आगे। लिम्बिक सिस्टम कोई अलग से हिस्सा नहीं है बट ये थ्री कंपोनेंट्स मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं और उसके अंदर हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला है। और हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। कल भी चार्ट बनाया था, आज दोबारा से भी ये देख रहे हैं। जस्ट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस आप छोड़े, दो तीन फंक्शन होते हैं जिन्हें आपने नोट करना होता है और आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसान से एक इस मेथड के जरिए। जैसे अगर आप देखें जो इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्रिएशन, इनोवेशन, वो सब उसके लिए जो सेंटर है, मेमोरी के लिए वो सब जो इंटीग्रेशन या जो एसोसिएशन एरिया होते हैं तो वो सब जो सेरिब्रम से रिलेटेड है। ऐसे हाईली जो सोफिस्टिकेटेड टास्क हैं जो वो सब सेरिब्रम से रिलेटेड है। सेरिब्रम के अंदर भी जो आउटर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसकी चार लोब्स होती है फंक्शनली, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। हर एक लोब का अलग अलग जैसे फंक्शन है। मिड ब्रेन जैसे फोर और हाइंड ब्रेन के दरमियान जैसे एक जैसे कनेक्शन का रोल प्ले करता है, प्लस इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और हाइपोथैलेमस है, इसके फंक्शन को आप थ्री हेडिंग की सूरत में देख लें। एक हेडिंग है कि इसके अंदर हार्मोन्स बनते हैं, एक हेडिंग है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, होम्योस्टेटिक सेंटर भी है, और एक का ताल्लुक जैसे जस्ट इमोशन से और एक्सप्रेशन से होता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और अमाइगडाला जो होता है अगेन एक्सप्रेशन एंड इमोशन से उनका जो रिलेशन होता है, थोड़ी से एक और फंक्शन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो अक्सर रिफ्लेक्सेस हैं वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के जरिए रेगुलेशन होती है। पोन्स जो है
मस्कुलर एक्टिविटीज है, थोड़ी सी स्लीप वेक साइकिल उनमें इन्वॉल्व है। सेरिबेलम बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में जो सेरिबेलम का जो रोल होता है या फंक्शन होता है। तो इस तरह से जो है हर एक पार्ट छोटे 2-3 फंक्शन है। और आज हम थोड़ी सी इनको रीडिंग भी करेंगे, सुबह भी हमने पढ़ा था और इसको कवर ही कर लेते हैं। याद करने का जरा काम ज्यादा होता है, जिससे आप मेमोराइज करेंगे हर एक पार्ट को। इससे कोई प्रोसेस नहीं है, कोई जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, कोई इक्वेशंस नहीं है। हर एक सिस्टम का एक थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग फंक्शन है, जो जिसे आप क्राइमिंग के जरिए उसको याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। पेज नंबर 79 पेज पे आप आएंगे। थोड़ा आवाज आप कम रखें जरा, बिल्कुल बात करें आप, क्योंकि इंसान है, जबान है, तो हम बात बिल्कुल करेंगे। और आप यकीनन ब्रेन पे डिस्कस भी कर रहे हैं, तो डिस्कशन ये इसकी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल करें, कम वाले होने थोड़ा। तो 79 पेज पे आप आएंगे। 79 पेज के अंदर 4 ब्रेन की हेडिंग से आप आएंगे। 4 ब्रेन, बाकी तो डिवीजन बनी हुई है। 4 ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस पार्ट। जैसे सुबह आपने जैसे तस्वीर देखा, ग्रुप्स के अंदर भी तस्वीरें शेयर की गई है, उसके अंदर आपने देखा ब्रेन की जो 3 सेक्शन है, सबसे बड़ा मेजर मेन जो सेक्शन है वो 4 ब्रेन ही है, बड़ा और मेन, जो क्लियर होता है, वाज़ेह होता है, प्रोमिनेंट होता है, नुमायां होता है, उससे हम कहते हैं कि ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये 4 ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, एक टेलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन पे आप आए is differentiated into 2 cerebral hemispheres. Hemi means half, sphere की मीनिंग होती है ग्लोब, आधे गोल। जैसे अगर किसी भी काम एनिमल का हम जैसे स्कल ओपन करते हैं, तो अंदर जो 2 बड़े गोले नजर आते हैं आधे गोले से। तो ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट प्रोपोर्शन जो है इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का होता है, कलेक्टिवली जिसे सेरिब्रम कहते हैं, that communicates with each other by means of large band of axon corpus callosum. कार्पस कैलोसम के जरिए जैसे राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है। दोनों की एक्टिविटीज की जो कोऑर्डिनेशन होगी वो भी जैसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जरिए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जरिए। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अच्छा इसके अंदर मजीद हम आएंगे तो 2 रीजन है। आउटर पार्ट जो सेरेब्रल जैसे हेमिस्फीयर का जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं, और इनर रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर कहते हैं। ग्रे और व्हाइट नेम इस वजह से आए हैं बिकॉज़ ग्रे मैटर आउटर जो सुपरफिशियल एक सरफेस का जो रीजन होता है इस सेरेब्रम का, उसके अंदर साइटोन सेल बॉडीज ज्यादा होती है। उन साइटोन सेल बॉडीज के अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस की अपीयरेंस ग्रेइश कलर की होती है। ओवरऑल लुक जो होगा आउटर रीजन का वो ग्रे कलर का होगा। इस वजह से हम उसे कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं। कोई अलग से कोई मैटर नहीं है। न्यूक्लियाई जो होते हैं साइटोन या सेल बॉडीज की होती है, उनकी जो न्यूक्लियाई का जो कलर होगा, अपीयरेंस होगी ग्रेइश कलर जो होगी, सो इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के अंदर सिंपली हम कहेंगे साइटोन और सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिनकी न्यूक्लियस की कलरेशन जो होती है वो ग्रेइश होती है, सो इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और जो इनर रीजन होता है उससे कहते हैं व्हाइट मैटर कहते हैं। इनर रीजन इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर इस वजह से बिकॉज़ माइलिनेटेड जो माइलिन शीट होती है उसकी कंसंट्रेशन एक्सॉन के ऊपर माइलिन होती है, तो माइलिन की जो कलरेशन व्हाइटिश अपीयरेंस होती है, उस वजह से हम इसे कहते हैं व्हाइट मैटर कहते हैं। आप कंपेयर करेंगे स्पाइनल कार्ड के साथ। स्पाइनल कार्ड का जो इनर रीजन होता है वो होता है ग्रे मैटर होता है, बटरफ्लाई लाइन, और आउटर रीजन होता है व्हाइट मैटर। इसके कंपैरेटिवली कंट्रास्ट में ब्रेन का जो सेरिब्रम है उसका आउटर रीजन होगा वो ग्रे मैटर होगा और इनर रीजन होगा व्हाइट मैटर होगा। तो थोड़ी सी ये डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, अपोजिट है। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन processing center of the brain and it contains 10 to 50 billion neuron. कल हमने पढ़ा था CNS के अंदर जो है 10 to 100 बिलियन इंटरन्यूरॉन होते हैं, तो इनके अंदर जो है 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन जस्ट
इस सेरिब्रम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, the surface of the cerebral cortex is highly convoluted structure. Convoluted structure which increases the surface area of the cortex threefold. तो सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल है, जैसे ये एक सेल, हमने फर्स्ट ईयर में जैसे काफी सारी चीजें पढ़ी है, जैसे ये सेल और सेल मेम्ब्रेन है, पर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे आपको बताया कि ऐसे फोल्ड्स होते हैं, तो सरफेस एरिया साइड दोनों सेल्स की सेम है, पर इसकी जो सरफेस एरिया होगी जरा ज्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह से जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से थ्री फोल्ड की मीनिंग होती है 3 टाइम्स सरफेस एरिया जो उनमें ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ फोल्डिंग की वजह से। बाकी cerebral cortex is divided into 4 regions based on the anatomical criteria. 4 रीजन कौन से, जैसे तो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, राइट साइड पे ऑक्सीपिटल लोब, साइड पे जैसे टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब, और यहाँ पे जो है पैराइटल लोब होती है। फ्रंटल लोब होती है, इसके अंदर एसोसिएशन के काम ज्यादा होते हैं, इंटीग्रेशन, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, थॉट्स, और इसी तरह से रीजनिंग है, लॉजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जितनी भी क्रिएटिविटी है वो सब जो है इस फ्रंटल लोब से उनका जो रिलेशनशिप होता है। जो टेम्पोरल लोब है वो हियरिंग एंड लैंग्वेजेस से उनका जो ताल्लुक होता है। जो ऑक्सीपिटल लोब होती है वो विजन से उनका ताल्लुक होता है। अगर अनलकीली किसी पर्सन का ब्रेन का ये जो ऑक्सीपिटल रीजन डैमेज हो जाए, चोट ऐसी लगे, तो आइज भले फंक्शनली क्यों ना हो, पर इमेजेस की जो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। इसी तरह से कानों के अंदर जैसे जस्ट साउंड वेव्स कैच होती है, देन वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ऑडिटरी नर्व होती है, वो जाके मैसेज लेके जाती है टेम्पोरल लोब। अगर किसी अनलकी पर्सन यहाँ कोई ऐसी कोई अगर इंजरी वगैरह हो, ये एरिया डैमेज हो जाए, तो यानी वो हियरिंग की जो सलाहियत होगी उनमें आगे नहीं हो सकती। ये देखो कौन किसी का है मोबाइल जो भूल गए हैं कोई स्टूडेंट, इसके अंदर वो तस्वीर भी आ रही है आपका है? आपका नहीं है, प्रूव करेंगे कि आपका मोबाइल है। हम तो नहीं मान रहे कि आपका मोबाइल है। किसका? अब देखो दूसरे मालिक बन गए, जो मैंने जान गए ये आपका नहीं है, अब 2 मालिक हो गए, ये आप और तीसरा मालिक भी अभी हो जाएगा, वो तीसरा हो गया, ओरिजिनल हुआ। मुझे जिंदा पता नहीं इसका मोबाइल नहीं है। चलो ये जिसका भी मोबाइल है उसको आप दे दें कंफर्म करके, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, पर अपनी चीजों का जो है ना थोड़ा सा केयर करें, और जो ओरिजिनल मालिक हो ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ही जाए हो, ठीक है ना। इससे जो मुझे यकीन नहीं कि इसका मोबाइल भी नहीं, चलो उसको दे देना। ठीक, अच्छा, तो ये लोब्स होती हैं, तो उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन रेगुलेट होती है, जिनका फंक्शन का टॉपिक हमारे बुक में, इस बुक में नहीं है, पर हम जैसे इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे ले रहे हैं। हर एक लोब का एक अलग अलग सा फंक्शन होता है। The activities of the cerebral cortex fall into the sensory area, association area and motor area. सेंसरी एरिया का मतलब होता है कि जितने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जो आती है सेरिब्रम के अंदर आती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आती है, उनके रीजन अलग होते हैं। जैसे सुबह हमने एक इलस्ट्रेशन में देखा था, जैसे एक लोब है जो लाइक जैसे पैराइटल लोब है, उसके अंदर जैसे सेंसरी इन नेचर है, डिफरेंट पार्ट से जो स्ट्रक्चर से वहां से जो इंफॉर्मेशन आती है। जो फ्रंटल लोब है वहां पे एक मोटर कॉर्टेक्स है, मोटर एरिया है। इसी तरह से फ्रंटल लोब के अंदर सबसे बड़ा एक रीजन है, वो एसोसिएशन से उसका ताल्लुक है, इंटीग्रेशन से ताल्लुक है, एनालिसिस से ताल्लुक है। एक जो है
परसेप्शन वहां पे बनती है, थॉट्स बनती है, वो फ्रंटल लोब से ही उनका ताल्लुक होता है। फ्रंटल लोब के अलावा और भी रीजन्स होते हैं जहां पे भी ऐसी जो एसोसिएशंस होती है, पर बेसिकली ये जो 3 रीजन्स होते हैं सेरिब्रम के अंदर, हेडिंग मौजूद है सेंसरी एरिया, वेरी सिंपल, receives the input from different body parts. Association area, this area is the site of a higher mental activity like intelligence, reasoning and memory. आप स्टूडेंट्स को याद होगा सुबह मॉर्निंग में जैसे हमने एक क्लास पढ़ा था, एक हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसका जो रिलेशनशिप होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो है हिप्पोकैम्पस का ताल्लुक नहीं है। एक और मेमोरी की जो कैटेगरी है, एक और भी कैटेगरी है हिप्पोकैम्पस सेक्शन के अंदर आप देखेंगे प्रोसीजरल मेमोरी है, उसका भी ताल्लुक जो है हिप्पोकैम्पस से नहीं है, तो जाहिर है वो किसके साथ होगा, कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रम इन रीजन से उस मेमोरी का ताल्लुक होगा। तो इसी तरह से मोटर एरिया है व्हिच कंट्रोल्स एंड रिस्पांस, कंट्रोल्स रिस्पांसेस ऑफ द बॉडी, वेरी सिंपल, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया। जैसे हम फ्लो चार्ट जो बनाते हैं उसके अंदर आपको पता है कि जितनी भी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आती है, जो हम जैसे इलस्ट्रेशन बनाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी इनपुट है, सीएनएस के अंदर जो इनकी इंटीग्रेशन होती है, एनालिसिस होती है, वो एसोसिएशन हो गई। और एसोसिएशन होने के बाद ही जैसे जो मोटर आउटपुट होती है, जो मोटर न्यूरॉन के जरिए जाती है, तो वही इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, कोई इतनी डिटेल की बात नहीं। डाइंसेफेलम थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम पे मुश्तमिल है, और थैलेमस पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है ब्रेन के अंदर जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो पहले थैलेमस सेक्शन तक आती है। थैलेमस देन जो है सेरिब्रम के अंदर जो कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं उन तक आगे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो पार्ट होगा उधर जो भेजेगा ये सेरिब्रम भेजेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑफिस का जिक्र करते हैं, एक ऑफिस में असिस्टेंट होते हैं जो जाके प्रिंसिपल या जो हेड होता है उसको जाके डिफरेंट टास्क जो भी काम होते हैं, जैसे फॉर्म फिल हो रहे हैं, इनरोलमेंट के फॉर्म है तो उसका एक अलग फाइल बनाया और प्रिंसिपल साहब को दिखाया कि ये इनरोलमेंट फॉर्म में साइन करें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। आप सब आएंगे ऐसे तो अपनी जो रिक्वायरमेंट ऐसे देखेंगे तो नहीं, जाहिर है जो ऑफिस वाला होगा वो अलग अलग किस्म के एडमिशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म, एप्लीकेशन जो आप देते हैं, जो भी सब फॉर एग्जाम्पल उन सबको प्रोसेस करना, आगे जो है अपने जो है हेड तक लेके जाना, और हेड से वापस लेके आएंगे तो हेड वैसे तो फेंक तो नहीं देगा, जाहिर है असिस्टेंट, और असिस्टेंट जो है वापस स्टूडेंट को जैसे देता है। इसी पैटर्न के जरिए जैसे इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन पहले जिस तरह से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है पहले थैलेमस इसको सॉर्ट आउट करता है, अलग अलग करता है किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड कौन सा सेंटर होगा उधर ये इंफॉर्मेशन जानी है सेरिब्रम तक। ये सारा काम जो है ऐसा एक असिस्टेंट की तरह जो है थैलेमस काम करेगा। इट इज द मेन इनपुट सेंटर। इनपुट सेंटर का मतलब जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन वो इधर आएगी, आगे कहां तक जानी है वो सेरिब्रम के डिफरेंट सेक्शन तक जानी है। एंड मेन आउटपुट सेंटर फॉर मोटर इंफॉर्मेशन लीविंग द सेरिब्रम, सेरिब्रम से वापस जब इंफॉर्मेशन आएगी तो पहले जो है इस थैलेमस से क्रॉस करके देन जो रिलेटेड इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगी। सो इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस इज सॉर्टेड आउट। सॉर्टेड आउट का मतलब होता है उनको सेपरेट या अलग अलग अकॉर्डिंगली, जैसे आगे सेरिब्रम तक कौन से रीजन तक भेजनी है वो काम सब इस थैलेमस का होता है। थैलेमस इतना तो टाइम नहीं होता है बिकॉज सेरिब्रम के अंदर एकदम इंटीग्रेशन भी होती है, एनालिसिस भी होती है, एक डिसीजन भी करना होता है, तो अनरिलेटेड कोई सेंटर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, डायरेक्टली टू द पॉइंट हर सेंटर तक इंफॉर्मेशन भेजने का काम ये थैलेमस ही करता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन एंड इंटीग्रेशन। लिम्बिक सिस्टम पे आए तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर दोनों किस्म के टिश्यूज है, नर्वस टिश्यूज भी है, एंडोक्राइन टिश्यूज भी है, जिनके अंदर ऐसे दो अलग अलग नेचर के टिश्यूज हो तो उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। हाइपोथैलेमस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज इसके अंदर दोनों किस्म के जो है टिश्यूज मौजूद है। होना तो ये चाहिए या तो नर्वस टिश्यू हो या एंडोक्राइन टिश्यू, पर इसके अंदर दोनों पार्ट्स मौजूद है।
so it is considered as a connecting link between nervous and endocrine system, endocrine tissue. तो एंडोक्राइन फंक्शन को हम हाइपोथैलेमस के एंडोक्राइन फंक्शन को पहले डिस्कस करेंगे। उसमें दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, दूसरे एक और हार्मोन की कैटेगरी होती है, दो हार्मोन है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें एक एटीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो भी हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है पर स्टोर जाके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। एक रोल हुआ है हाइपोथैलेमस का हार्मोन से रिलेटेड, दूसरा रोल जो हुआ होमियोस्टैटिक सेंटर है, जैसे हमने पढ़ा था थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी है, टेम्परेचर कम या ज्यादा बॉडी के अंदर होता है तो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से होमियोस्टैटिक सेंटर है। तीसरा जो इसका जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी रोल या फंक्शन होता है, इमोशंस वगैरह को रेगुलेट करने के लिए भी हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। Some of these neurosecretory cells release hormones through its hormone production and neural conduction. Neural conduction का मतलब होता है nervous coordination ये होती है। Hypothalamus acts as a major coordinating center controlling the body temperature, hunger, thirst, water balance, menstrual cycle and autonomic system. ENS को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। In addition to the stimulation of specific areas of the hypothalamus elicits emotions such as rage, rage की मीनिंग होती है जैसे गुस्सा, इसी तरह से fear है, pleasure and sexual arousal। sexual arousal का मतलब होता है sexual motivation and behavior जो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए जो है हाइपोथैलेमस का रोल होता है। हर इंसान होता है उसके अंदर ऐसे इमोशंस जरूर है, अगर अदरवाइज इमोशंस अगर ना हो तो जस्ट इंसान जो मशीन के बराबर है। तो ये इमोशंस जो इस तरह से एक्सप्रेशन है वो उसमें हाइपोथैलेमस का रोल होता है। जैसे कहते हैं कि गुस्सा किसी को नहीं आता वो तो मशीन थोड़ी है, यकीनन इंसान होगा उसको गुस्सा भी आना चाहिए, अगर खुशी का मौका है तो खुश भी होना चाहिए, गमी का मौका है तो उसको जो गमगीन भी होना चाहिए। तो ये सब हाइपोथैलेमस इस तरह की जो है लाइक जो अमल में जो इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। अमाइगडाला एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब ये होता है जैसे आमंड और बादाम की शेप का एक पार्ट होता है, और इसका भी काम जैसे रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियरल रेस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जिसमें इमोशंस ऑफ लोनर की मीनिंग होती है जब इंसान जो है बिल्कुल लोनलीनेस का शिकार होता है तब भी उसके जैसे एक इमोशन होता है, शिकार हो या ना हो, जिस तरह से एक नए एनवायरमेंट में चले जाए तो वहां को कोई जानने वाला नहीं होता, यकीनन एक लोनलीनेस होती है। भले दुनिया की किसी और कंट्री में चले जाए लेकिन शुरू में तो लोनलीनेस होगी जब तक जाके इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ ना हो। वो भी एक तरह से उसके भी इमोशंस होते हैं, फियर है, हेट है, रेज है एंड सेक्सुअल अराउजल। अगेन सेक्सुअल अराउजल इज द सेक्सुअल मोटिवेशन है इन सब के लिए। आप सोचेंगे कि जिस तरह से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर सेम फंक्शन है, रेगुलेटिंग, बिल्कुल रेगुलेटिंग है, बिकॉज ब्रेन का जो चंद एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सेम जो प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, तो जिन्हें भी आपने याद रखना है जो कॉमन फंक्शन होते हैं, ये पार्ट इन पार्ट्स को इन फंक्शन को रेगुलेट करते हैं हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस वजह से हिप्पोकैम्पस है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से इनका ताल्लुक होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है कि जो चीजें हम देर तक जैसे किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो जाहिर है हम अच्छी जगह पे जाते हैं, वो सैनरी जो होती है हमारे जहनों में मौजूद होती है कई दिनों तक, या कोई एक अच्छा खाना भी खाते हैं या अच्छी जगह देखते हैं, अच्छी और लोकेशन से लेकर हमें और चीजें कई जो है जैसे हम याद भी करते रहते हैं। टू का टेबल जैसे सुबह हमने एग्जाम्पल दिया था, अभी तक हमें याद है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा है। या हम अपना जो नंबर खुद का जो नंबर याद होता है, चल रही जैसे पेरेंट्स रिलेटिव होते हैं उनके नंबर याद होते हैं, और इधर के आपका नंबर क्या है, हाँ याद हो गया, थोड़ी देर के बाद बोलते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और जो प्रोसीजरल मेमोरी इनका ताल्लुक हिप्पोकैम्पस से नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से है। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब ये होता है जैसे जो स्किल वगैरह होते हैं, कंप्यूटर है, ड्राइविंग है, जो हम सीखते हैं हर चीज को रिकॉल करते हैं, ये भी लर्निंग है। ये इस लर्निंग के अंदर भी घर जाके आप पढ़ेंगे तब भी इस चीज को रिकॉल करेंगे, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था याद होगा जहन में,
कौन सा लाइक हमने आवाज सुना था उस टॉपिक के बारे में, ये सब चीजें जो रिकॉल करेंगे। कंप्यूटर का आप लेसन लेके आते हैं, यकीनन आपके टीचर के जितने स्टेप बताते हैं इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वो सारी चीजें मेमोरी से रिलेटेड है। आप जब इनको मेमोराइज कर लेते हैं, फिर कंप्यूटर पे बैठ के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी जो से वन बाय वन बनाते आते हैं, छोटी छोटी सी चीजें, उन सब के अंदर जो मेमोरी का रोल होता है, लर्निंग प्लस मेमोरी। तो ये इस तरह से उसमें जो है कौन सी है, प्रोसीजरल मेमोरी का रोल होता है। अदरवाइज जैसे कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम आर प्रिंसिपली रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का जैसे यू नो वेरी वेल, जो हाइंड एंड फोर ब्रेन के दरमियान एक रीजन है मिड ब्रेन पर, इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन थ्रेड्स की तरह होते हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी है, पोन्स के अंदर भी है, एज वेल एज मिड ब्रेन के अंदर होते हैं। और इन रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आइदर जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड देना या इग्नोर कर देना, ये काम जो होता है इस रेटिकुलर फॉर्मेशन का होता है। जैसे सुबह में एग्जांपल लिया, जैसे पेपर का टाइम फिनिश खत्म हो गया और वहां पे इन्विजिलेटर का टाइम खत्म हो गया, आप काफी जंगल कराए, हम उसका आवाज यकीनन हमारे कान में आता है, पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अभी तक हमारा पेपर जो फिनिश नहीं हुआ है। या जो है शादी आलम वगैरह पे कहते हैं 20% आ जाए खाना है, 20% ज्यादा नहीं है, 20% आगे जगह नहीं है, 20% है, ज्यादा नहीं, 20% आए, ऐसी आवाज में भले देते रहे और हम खाने की तरफ जाए। क्या ये 20% ये आए, क्या ये आवाज हमने नहीं सुनी? बिल्कुल सुनी नहीं, पर क्या किया, इसको हमने इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया। पुराना एसटीबी बुक था, उसके अंदर अगेन एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी लिखा गया था, उसमें नोटेड है पुराने एसटीबी बुक के अंदर। जैसे रात के वक्त भी अगर जैसे सारे मेंबर्स सोए हों, छोटे बच्चे की एक किराए रोने की अगर आवाज हो, रोने की आवाज तो ऐसे नहीं है कि बाकी मेंबर्स हैं उनकी कानों तक ये रोने की आवाज बच्चे की नहीं है, सबकी बच्चे वो आवाज आती है, पर जो मदर होती है वो इंस्टेंटली वेकअप होती, जागती है और उसका बच्चे का जो भी प्रॉब्लम मसला जो भी होगा वो हल करेगी। मदर उसको रेस्पॉन्ड कर दी है, बाकी मेंबर्स उसको इररिलेवेंट करके इग्नोर कर रहे हैं। ये भी एक जो है इस रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन का, which extend all the way from the central core of the medulla, is noted है। मेडुला के अंदर भी होते हैं, पोन्स के अंदर भी है, मिड ब्रेन के अंदर होते हैं। थोड़े से और भी फंक्शन है, जैसे स्लीप वेक साइकिल, इमोशन, मसल टोन और सर्टेन मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस को भी रेगुलेट करते हैं। ये मिड ब्रेन के पार्ट में इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन। हाइंड ब्रेन है तो उसके अंदर, हाइंड ब्रेन के अंदर यू नो वेरी वेल 3 पार्ट है। सबसे आसान हाइंड ब्रेन, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा एक सिंगल वर्ड आप ऐड करते हैं रिफ्लेक्सिव, जैसे क्यूपिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, सर्वाइविंग है, ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, जिसके हमारा दिल विश कंट्रोल नहीं होता है, वो सब जो इनके सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सेरिबेलम जो आपको याद होगा, हमने एक फुटबॉल का एग्जांपल लिया था, प्लेयर का एग्जांपल लिया, किस तरह से जिस तरह से वो फुटबॉल जो है, फुटबॉलर जो होता है गोल करने की कोशिश करता है, अपने जो साथी प्लेयर होते हैं उनका आवाज भी सुनता है, देख भी रहा होता है कौन सा एरिया खाली होता है, प्लस में उस बॉल के साथ जो अपनी जो मूवमेंट है, मसल्स को कमांड आर्डर भी दे रहा होता है। ये सब जो है बैलेंस एंड मसल्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है वो सब इस सेरिबेलम का काम होता है। मोरओवर जिस तरह से हम, जैसे एक और एग्जांपल दिया था हमने, जैसे अगर एक 1 फुट पे आप, जैसे 1 लेग पे आप खड़े होते हैं और देन अपने शूज की जो लेसेस जब हम बांधते हैं तो जाहिर उस वक्त भी बैलेंस की जरूरत होती है, डिफरेंट मसल के ग्रुप की जरूरत होती है। या जो एक सिलाई कढ़ाई का जो काम होता है जो करते हैं लोग, तो उसके अंदर जो एक बहुत केयरफुल जो काम की जरूरत होती है, तो वो भी एक तरह से सेरिबेलम का उसमें रिलेशनशिप होता है ये सब। तो बाकी बोन्स है, बोन्स जैसे हमने सुबह ही पढ़ा था, जैसे बोन्स के बारे में, जैसे स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल खास तौर पे जैसे अगर रात के वक्त भी जैसे हम जागते हैं तो रात के वक्त भी इंसान जिंदा है, मसल वर्क कर रही है, बॉडी पोस्चर, लिम्स की पोजीशन, मसल्स इनको रेगुलेट करने के लिए बोन्स का किरदार होता है। बोन्स एक पर्सन का नेम था, इस वजह से ऐसा नाम इसके लिए पार्ट में आ गया है बोन्स।
ब्रेन स्टेम, इनके अंदर जो है ब्रेन स्टेम कोई अलग से पार्ट नहीं है। ब्रेन स्टेम के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल आखिरी जो सेक्शन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, कलेक्टिवली ब्रेन, कलेक्टिवली से ब्रेन कहते हैं। अगर हम अलग अलग पार्ट के फंक्शन देखें वो तो हमने पढ़ लिए, पर इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या होती है? जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है दूसरे एनिमल्स का ब्रेन होता है, पार्ट्स तो सेम है पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर एनिमल्स। तो ब्रेन की जब डेवलपमेंट होती है इसकी एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से सबसे पहले जो ब्रेन बना है उसके अंदर ये पार्ट पहले बना था ब्रेन स्टेम, जिसके अंदर जैसे नर्व कार्ड होती है तो उसके अंदर जो शुरू में जो पार्ट बने उसमें जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है और मिड ब्रेन तक जो बने। उसके बाद थोड़ी सी आगे डेवलपमेंट हुई है तो बैक साइड में जैसे सेरिबेलम डेवलप हो गया और फ्रंट साइड में जाके सेरिब्रम बना है। काफी सारे बुक्स होते हैं वो ब्रेन की 3 डिवीजन ये बताते हैं, एक ब्रेन स्टेम है, फ्रंट पे जैसे ये सेरिब्रम है और बैक साइड पे जैसे सेरिबेलम है, 3 सेक्शन बताते हैं। पर फिर भी इसके अंदर स्लीप वेव साइड